अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 2 रोज़ बाद सेनेट इलेक्शन का अहम तरीन मरहला तय होना है। सेनेट इंतखाबात हमेशा से ही बड़ी तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। कभी अरकान की ख़रीदारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, कभी वीडियोज़ सामने आ जाती हैं, कभी अक़लियत रखने वाले अपना सेनेटर मुंतखब करवा लेते हैं। इस बार ऐसे इल्ज़ामात हैं तो नहीं, लेकिन तारीख़ ज़रूर बनेगी। फैसल वावडा जिनका ताल्लुक इस वक्त किसी भी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर उन्हें सिंध से सेनेटर बनाने पर रजामंद हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध से सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी समेत दीगर 7 शख्सियात हैं जो कि बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं क्योंकि सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन को हलफ लेने नहीं दे रही है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात ही हलफ से मशरूत कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति ने फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। देखते हैं कि उन्हें अदालत से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। इस तमाम सूरत हाल के बाद अब तक सेनेट की 48 में से कुल मिलाकर 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी तरफ वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। एक तरफ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि अगर वफाक ने चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया तो फिर दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTI रहनुमाओं पर दर्ज FIRs ख़त्म और FIR दर्ज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स पर मुकदमा दर्ज करने का इशारा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदालती उमूर में मुदाखलत से मुताल्लिक़ ख़त के मामले पर मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे में होने वाली इस तमाम सूरत हाल के दौरान एक और भी पेशरफ्त हुई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब देते हुए लिखा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है और अमरीका के साथ आलमी अमन और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहता है। अहम मौजूद है। अब इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगी। मरवत साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन KPK में ऑब्वियसली क्योंकि हलफ नहीं लिया है मखसूस नशिस्तों पर और उसी की वजह से फिर ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट से आप समझते हैं किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? इस उम्मीद पे तो हम गए हैं क्योंकि जिस अंदाज में पार्लियामान को डिक्टेशन दी जा रही है प्रोविंशियल असेंबली को, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ही ये फैसला दिया है कि अदालतों का प्रोविंशियल या मरकज़ी वफाकी असेंबली में या सेनेट में मुदाखलत की जो जुरिस्डिक्शन है या इख्तियार समात वो बहुत ही महदूद है। अब जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो डायरेक्शन है, हुक्म है कि जी आप इसको एजेंडे में भी डालें, आप इजलास भी बुलाएं और आप इनको हलफ भी दें। इजलास बुलाने के लिए कोरम जो है वो अपोजिशन के पास पूरा नहीं है और अगर हम बुलाते हैं तो लाजिमन कोरम पूरा नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो लिहाजा इन हालात में बग़ैर मुकम्मल कोरम के कार्रवाई चलाना ये पार्लिमानी आदाब, असूल और कानूनी नहीं है। हाँ। तो ये गंभीर मसला है। और फिर यही हालात जब वफाकी असम्बली में आए थे और जब पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दिया था तो स्पीकर कौमी असम्बली ने सिंपली नज़रअंदाज कर दिए और हलफ दिला दिया था रिजर्व सीट्स पे। मसला ये ना कि ये गंभीर मसले को लेकर अब जो इंतखाबात हैं सेनेट के वो KPK की हद तक जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गए हैं, मुलतवी हो गए हैं। तो फिर मसले का हल क्या है सर? मसले का हल प्रोविंशियल असम्बली को उसी तरह चलने दिया जाए जिस तरह कानून आईन के मुताबिक प्रोविंशियल असम्बली का बिजनेस चलता है। और अगर जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में अपना ही एक आर्डर सादिर कर दिया कि जी आप ये तामील करें वरना हम इलेक्शन ही नहीं होने देंगे,
तो यही काम या फेल इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी कर सकती थी जब इसी हाई कोर्ट की हुक्म इम्तनाई थी और नेशनल असम्बली में जो है रिजर्व सीट पे हलफ लिया जा रहा था। उस वक्त तो खामोश थे। और दूसरी बात यह है कि ये कहाँ की ज़रूरत है कानून की कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे की तामील पे इलेक्शन कमीशन लग जाए। अगर तामील नहीं होती है तो ऑब्वियसली इनके पास रास्ता है कि हाई कोर्ट में तबीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। आप लोग क्या सोच रहे हैं सर, आपके पास क्या रास्ता है? क्या ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, या फिर ये जो आजम सवाती साहब की दरख्वास्त है इसी पर ही आप फैसले का इंतजार करेंगे? नहीं, हमने पहले वाला फैसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। शुमी किस्मत हमारे मुकदमात जो हैं जो इंतहाई अहम और अर्जेंट नोयत के होते हैं वो न लगने की वजह से इनफ्रुक्चुअस हो जाते हैं। सही। अच्छा सर, मसला ये पीपल्स पार्टी भी और गवर्नर केपी के ये दोनों आपको पेशकश कर चुके हैं, कहा आपको कि आएँ बैठें मिलकर सेनेटर मुंतखब करवाएं, जैसा कि फिर पंजाब में हमने देखा भी, आप कंफर्मेशन मेरे प्रोग्राम में देकर गए थे। अब सर आज या कल मखसूस नशिस्तों पर हलफ तो होना ही है, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं था कि मिलकर बैठकर बात हो जाती, जो इलेक्शंस है वो भी फिर मुलतवी ना होते? ये ऑप्शन है हमारे पास और ओवर रूल नहीं कर रहे हैं। वक्त आने पे शायद इसको भी हम देख लेंगे। सही, ये ऑप्शन आपने रखा हुआ है। अच्छा सर, पंजाब में आपने जनरल सीट्स पर 2 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करवाए हैं, ये नून लीग की मुशावरत के साथ हुआ है? तो क्या पीटीआई के बानी उनसे इजाज़त ली थी, उन्होंने इजाज़त दी थी इसकी? 45 मेंबरान असम्बली पे एक सेनेटर बन सकता था और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट पड़े थे वो 102 थे, तो लिहाजा 90 सीटें जो थी इन पे हम 2 ही सेनेटर मुंतखब करा सकते थे। नून को ख़ुद भी खदशात थे क्योंकि पैसे वाले लोग जो हैं वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से चूँकि हम इससे ज़्यादा कोई बेहतर या तीसरी सीट हम निकाल ही नहीं सकते थे, तो लिहाजा इसमें कोई मज़ायका नहीं था। सर मैं लेकिन ये पूछ रही हूँ कि इस फैसले में इमरान खान साहब की रजामंदी शामिल थी? जी, तमाम अहम नौयत के फैसलों में खान साहब की रजामंदी होती है। सही। अच्छा सर, पंजाब की एक सीट पर आपने MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मुंतखब करवाया है, ये इस मुआहदे का हिस्सा तो नहीं है जो कि आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और MWM के दरमियान तय पाया था? जी हाँ, ये मुआहदे का हिस्सा था। सही। और जुल्फी बुखारी साहब भी इसी मुआहदे की वजह से पीछे हट गए? नहीं, जुल्फी बुखारी साहब चूँकि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, हमारी अव्वल तरजीह जुल्फी बुखारी साहब थे और हमने ये उन्हें कहा था कि अगर जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो आउट होते हैं मैदान से, और चूँकि उस मुआहदे के वक्त ये चीज़ उस मुआहदे में शामिल थी कि रिज़र्व सीट्स भी हमें मिलेंगी, और चूँकि हमें रिज़र्व सीट्स नहीं मिल सकी तो यूँ हमारे लिए जवाज़ था, लेकिन जुल्फी बुखारी के साथ अल्टरनेट पे अल्लामा साहब थे, तो लिहाजा अल्लामा साहब मुंतखब हो गए। सही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मरवत साहब, आप PTI जो है वो अगले हफ्ते से इस्लामाबाद आने का प्लान कर रही है, पावर शो करने की बात कर रही है। आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और दीगर शहरों से भी लोग आएँ और इसमें शिरकत करें। अब यकीनन वज़ीर आला जो हैं KPK के अली अमीन गंडापुर साहब वो भी आएंगे, और कल ही इस्लामाबाद में उनके लिए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं अदालत की तरफ से। अगर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो फिर आप लोग का क्या प्लान है? वो अगर एहतजाज के दिन आएंगे तो अकेले तो नहीं आएंगे, और मेरा ख्याल नहीं है कि हुकूमत जो है वो ऐन एहतजाज के दिन या जलसे के रोज़ उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी। तो लिहाजा ये जो वारंट जारी हुआ है, पहले भी जारी हुए हैं और हमने अदालतों से रजू करके वो वारंट मनसूख कराए, और मेरा ख्याल है कि जलसे से
कबल ही हम इस वारंट को भी मंसूख करा लेंगे। सही, इससे पहले ही आप अदालतों में चले जाएंगे। सर ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर केपीके और वफाक के दरमियान कुछ खींचातानी इस वक्त चल रही है। सूबाई हुकूमत कह रही है कि अगर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया गया तो फिर दीगर ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शंस हैं और आप किसको लगाना चाहते हैं बेसिकली चीफ सेक्रेटरी? 3 नाम दिए हैं वज़ीर आला साहब ने, और इनमें से एक नाम पे तो शदीद रिजर्वेशंस हैं वफाक के और दीगर इदारों के, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद क्वेटा में जो तैनात हैं शकील कादर साहब, उनके तकर्री के अहकाम जारी हो जाएंगे। सही, यानी जो आप लोग चाह रहे हैं फिर वो इजीली हो जाएगा, तो फिर दीगर ऑप्शंस की तरफ आप लोग नहीं जा रहे हैं। सर ये बताइए, वजीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब आलम साहब, वो बयान देते हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई क़यादत पर जो 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं, और दूसरे मरहले में जो जाली केसेस बनाए गए हैं, बनाने वाले जो अफसरान हैं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले वजीर आला खुद भी इसी तरह की बात कर चुके हैं, तो क्या करने जा रहे हैं आप? 9 मई के हवाले से ये फैसला खान साहब ने किया है मशावरत से कि सूबाई हुकूमत जो है केपी में 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन की इस्तदा पेशावर हाई कोर्ट से करे बज़रिए जज ऑफ दी सर्विंग जज ऑफ दी हाई कोर्ट। और जहाँ तक मुकदमात हैं 9 मई या 9 मई के बाद दर्ज हुए हैं, मेरे खिलाफ भी दर्ज हुए हैं 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात। मेरी ज़ाती राय तो ये है, मैं ख़ुद तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे मुकदमात खारिज ना हो, क्योंकि मैं उन मुकदमात को कंटेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अगर साबित हो सकते हैं तो साबित हो जाए, और अगर ये गलत हैं तो जिन्होंने ये गलत मुकदमे दर्ज किए हैं उनके खिलाफ मैं मिलिशियस प्रोसिक्यूशन में डैमेजेस के केसेस करूँ। पार्टी पॉलिसी ये है अफसरान के हवाले से, खान साहब ने एक कमेटी बनाई है जिस को मैं हेड करूँगा। केपी में जितने नाजायज़ गलत लघु बेबुनियाद मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस हवाले से तो पुलिस खुद और प्रोसिक्यूशन इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन मुकदमात ने अदालत में जाके जुडिशल टेस्ट होना है इनका। लेकिन जहाँ पे हमारे वर्कर्स अगवा हुए और फिर उनसे बते लिए गए पुलिस के अफसरान ने, एक्सटॉर्शन, और एक मिसाल दूंगा कि चारसदा के एक डीपीओ ने कोई 7 करोड़ रुपए जो हैं हमारे वर्कर से समेटे हैं, उनके औलाद, उनके बच्चों, रिश्तेदारों को अगवा करके फिर उनसे पैसे निकालते थे। और इस तरह 20 वाक़यात हुए हैं जहां लोगों को अगवा किया गया, 15-15 दिन अब से बेजा में रखा गया, इनका कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। ये जर्म है, जर्म चाहे आज हो 15 साल बाद भी इसका पर्चा हो सकता है। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि जिन जिन अफसरान ने जराइम किए हैं और उन पे कोई कार्रवाई उस वक़्त न की गई है, तो लिहाजा ये उन अफराद का एक बुनियादी हक है कि वो अदालतों में जाएं, इल्ज़ाम लगाएं, और अदालतों की मर्जी है कि वो समझते हैं कि इन मुकदमात पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए या नहीं। तो लिहाजा ये इख्तियार हमने अपने पास नहीं रखा है कि हम मुकदमे दर्ज करेंगे, बल्कि ये हमने अदालतों की सवाबदीद पे छोड़ा है कि जिस जिले में जहां जुर्म हुआ है वो रिपोर्ट करें और इसके बाद अदालत से रजू करें। आप मुझे नंबर्स दे सकते हैं सर? आप नंबर्स दे सकते हैं कितने पुलिस अफसरान हैं या कितने ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जिन पर आप लोग मुकदमात दर्ज करने जा रहे हैं, और कितने कारकुनान हैं पीटीआई के जिनके मुकदमात को आप लोग ख़त्म करने जा रहे हैं? मुकदमात हम ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया। अलबत्ता जो लघु और बेबुनियाद मुकदमात है, मैं आपको मिसाल दूं असद कैसर साहब की। असद कैसर साहब पे 9 मई का मुकदमा है यहाँ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में 3 मुकदमों में 3 मुख्तलिफ मकामात पे उनकी हाज़िरी बताई गई है। उसी 9 मई पे उन्हीं अवकात में उन पे सबाबी में भी पर्चे हैं 2, और एग्जैक्टली उन्हीं अवकात में उनकी मौजूदगी वहाँ पे बताई गई है। असद कैसर साहब पे 9 मई का पेशावर में भी मुकदमा है, और असद कैसर साहब पे मर्दान में भी मुकदमा है, चारसदा में भी है। एन उसी वक्त उनकी मौजूदगी जो है चारसदा, पेशावर और मर्दान में बताई जाती है।
अब ये अकल ही नहीं मानती, ये मंतक ही नहीं मानता है कि आप 3 बजे या इस्लामाबाद में होंगे या चारसदा में होंगे। ये 5-6 मकामात पे एक शख्स नहीं हो ऐसे सकता है। कितने ये केसेस है नौवीं के सर नाम पे जिसको आइडेंटिफाई कर लिया है आप लोगों ने और फिर वो खत्म करवाएंगे? जो टॉप टियर की आदत है वो तो सबके साथ ही ऐसा हुआ है, और हर एक जो है, मैं वज़ीर आला साहब खुद जो हैं वो कम उबेश 122 मुकदमात में नामजद हैं या उनको बाद में नामजद किया गया है। और इसी तरह असद कैसर साहब जो हैं 9 मई के रोज़ 33 मुकदमात में नामजद हैं। अली मोहम्मद खान, आपने देखा है ना किस तरह हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं, एक मुकदमे में बेल होती थी, 9 मई के किसी दूसरे जिले में उनको ले जाके उनका रिमांड लिया जाता था। ये वैसे नंबर्स का पूछ रही हूं, अगर आप मजमूई तौर पर मुझे नंबर्स बता सकें और साथ साथ डेट्स बता सकें कि कब तक ये जो सारा प्रोसेस आप बता रहे हैं ये करने जा रहे हैं आप लोग? ईद के बाद इंशाल्लाह कमेटी इस पे काम करेगी और हम बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उन तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक चीज मैं वादे कर दूं, और सीएम केपी ने भी ये वादे किए, किसी अफसर के साथ कोई ज्यादती का कोई इरादा नहीं है, न किसी से इंतकाम का कोई इरादा है। अगर साबित भी हो गया ना कि हमने कहीं पे अपनी ठिन जो इंतकाम है वो हिस्सा डाला है, क्योंकि हम कानून के पेशे से वाबस्ता हैं, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, तो लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम या हम किसी अफसर से इंतकाम लेने के खातिर उस पर कोई बेबुनियाद मुकदमा बनाएंगे। लेकिन जिस अफसर ने बच्चों को अगवा किया है, जिस अफसर ने माइनर बच्चों को अगवा किया है, या उन्होंने बत्ता जो है पीटीआई के वर्कर से निकाला है, या फिर मैं आपको मिसाल दूं, पेशावर शहर में हमारे 7 वर्कर शहीद हुए 9 मई को, उसका कोई पर्चा नहीं है, और 4 हमारे वर्कर जो हैं ताहयात अपाहिज हुए, कोई पर्चा नहीं है। तो लिहाजा जो जिनके भाई या शोहर या बच्चे मर गए, क्या हमारा कानून इसकी इजाजत देता है कि जी इसकी सिरे से तफ्तीश ही ना हो? क्या हमारा कानून ये कहता है वो शख्स जिनके पांव काटे गए हैं कि उसके सिर्फ इल्जाम जो है वो उस इल्जाम की तहकीक ही ना हो? और लिहाजा 9 मई के नाम पे रेडी, ठीक, आप कह रहे हैं कि ईद के बाद हम हर जिले की, मैं आपको ताज़ा मिसाल दूं, आप करेंगे शांगला में इलेक्शन के रोज। ठीक सर, सवाल भी ले लें सर, सवाल में ये ऐड कर दीजिएगा। वजीर कानून कह रहे हैं 3MP और दफ़ा 144 इसके कानून को तब्दील किया जाएगा, वो ये ऐलान कर रहे हैं। आप क्योंकि माहिर कानून है सर, तो इस पर जरा रोशनी डालें, सूबाई हुकूमत कर सकती है ये? 3MPO और 144 आईन और कानून में इसलिए नहीं बनाए गए थे कि उनका इस तरह इस्तेमाल हो। मैं फिर मिसाल देता हूँ सर, मैं तो आपसे कानूनी नुक्ता पूछ रही हूँ कि सूबाई हुकूमत इसे तब्दील कर सकती है। तो मैं तब्दील तो यकीनन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। ये आर्टिकल 10 में जो 3MPO हैं वो आईन में कहा गया है कि मेंटेनेंस के हवाले से हुकूमतें, यानी पब्लिक मेंटेनेंस के हवाले से हुकूमतें कवानीन बना सकती है, सूबाई हुकूमतें। लेकिन कानून में तब्दीली ये हो सकती है कि वो पैरामीटर डिफाइन हो कि 144 जो हैं, अब गंदम की दरामद या बाहर ज़िले से बाहर जाने पे भी 144 लगता है, और 144 4 लोगों से ज़्यादा का इकट्ठे होने पे भी 144 है। 144 जो है नानबाइयों के तनूर को बंद करने के लिए भी लगता है। ये इख्तियारात इंतहाई अनलिमिटेड है। 3MPO में किसी शख्स को गिरफ्तार करना है तो इसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार हैं, उस इख्तियार की वजाहत होना ज़रूरी है कि 3MPO के तहत कब किसको किन हालात में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस इबहाम का फ़ायदा उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बेदरेग नाजायज़ गलत इस्तेमाल किया 3MPO के इख्तियारात का, और इस वजह से केपी में सैकड़ों हमारे कारकुन जो थे वो गिरफ्तार होते थे, बाहर आते थे। मर्दान का डिप्टी कमिश्नर, इसको डिफाइन आप हुकूमत के तहत डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन तब्दील तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती ना सूबाई हुकूमत है कानून को। सर मुझे बताइए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, असेंबली सदर, हम तब्दील नहीं, हम तब्दील भी कर सकते हैं। हर सूबे का अपना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, हर सूबे का अपना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर
मरवत साहब मुझे बताइए सर, जिस अमरीकी सदर का बानी पीटीआई उनकी टेलीफोन कॉल का इंतजार करते रहे, वो आज वजीर आजम पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं, साथ मिलकर चलने का आज़म जाहिर करते हैं, तो क्या कहते हैं आप इसे ये मौजूदा हुकूमत की सफारतकारी की कामयाबी है, कहेंगे आप इसे? बड़ी कामयाबी है। आप इस पे भी ज़रा सोचें ना कि पुतिन भी सदर बना है, पुतिन रशियन प्रेसिडेंट, वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनको मुबारकबाद क्यों नहीं दी है? कौन सी हमारी अदावत है रशिया के साथ कि हम इतनी भी जुर्रत नहीं कर पाते हैं कि रशिया को जो है हम सिर्फ मुबारकबाद का पैगाम हमारा वज़ीर आज़म दे दे जो डिफेक्टिव वज़ीर आज़म है। और जो सिफारतकारी हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, इसमें ये भी शामिल हैं कि सीपेक पे, याद रखें सीपेक पे शहबाज शरीफ साहब ज़रा मुंह खोल के तो दिखा दें। चाइना ने, रशिया ने, ईरान पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, ज़रा कोई हरकत तो दिखा दें कि जी हम अपनी गैस पाइप, जाएगा ज़रूर, ईरान जाएगा, दिखाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है। और फ़लस्तीन पे ज़रा थोड़ी सी कंडेमनेशन तो कर दें, ये हमारी सिफारतकारी है। और सीपेक से अब आप दो लेने चाहिए, न सीपेक पे कुछ होगा, चाइना जो है, रशिया जो है और ईरान, ये सारी चीज़ें हमारे डिप्लोमेसी से आउट हो जाएंगी। हमने मुकम्मल तौर पे मती और सीपैक तो चल रहा है सर, सीपैक चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपसे पूछ रही थी उस सिफारतकारी की कामयाबी, तो आप कह रहे हैं ठीक है सिफारतकारी की कामयाबी है, बिल्कुल ठीक सर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बताइए कि जो 6 जजिस का खत का मामला है उस पर फिर कमीशन भी कायम हो गया। तहरीक इंसाफ बार एसोसिएशन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो इसका खैर मकदम किया है जो कमीशन कायम हुआ है तसद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में। क्या कहते हैं आप इसे, आप समझते हैं तस्लीम करेंगे या आप नाकामी करार देते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, आपको तो खैर मकदम नजर आ रहा है, लेकिन आपको वो जिन्होंने रिजेक्ट किया है बड़े बड़े बार ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन है, इसी तरह क्वेटा बार ने, सिंध बार ने, सब ने इनको रिजेक्ट किया है। और दूसरी बात ये है, हम वकला हैं, वकला जो हैं ये समझते हैं कि जुल्म के सामने खामोश रहना जो है वो भी गुनाह है। मरवत साहब आपके हवाले से ना मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं, आपके अंदर पार्टी में बड़ी मुखालिफत आती रहती है सामने, कई बार आपने खुद भी चीज़ें बताई हैं। अभी भी जो 6 जजिस के खत का मामला है उस पर भी जो आपने कमेंट किया, उस पर हामिद खान साहब की तरफ से कहा गया कि आपके उस कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों होती रहती है आपके खिलाफ इतनी मुखालिफत, आपकी इतनी मुखालिफत? नहीं, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने एक बयान दिए, मेरी एक राय थी, और हामिद खान साहब या मुझे या मुझ समेत किसी भी पीटीआई के से वाबस्ता किसी शख्स को मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने से खान साहब ने मना किया है। उस वक़्त भी मैंने एक्सप्लेन किया, हामिद खान साहब को भी इससे एतराज़ और परहेज़ करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका ताल्लुक़ है कराची से, निहाल हाशमी साहब, नाज बलोच साहिबा। कराची में जो इस वक्त चल रहा है राजनी डकैती की वारदातें लोगों की जाने भी जा रही हैं, सियासी मामलात के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान निहाल हाशमी साहब और नाज बलोच साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। निहाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, अमरीकी सदर के ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म साहब ने अमरीका के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। इस ख़त को जहाँ पाक अमरीका ताल्लुक़ात में एक अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है, उसके साथ साथ एक काबिल गौर बात यह है कि सफारती आदाब के तहत अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को इस ख़त में मुबारकबाद नहीं दी है। सर, क्या वजह है इसकी? कांग्रेस में क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को धांधली की तहकीकात तक तस्लीम ना करने का मुतालबा सामने आ रहा है, तो क्या एक ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मुबारकबाद नहीं दी गई, लेकिन बाकी सारी बातें डिस्कस हुई हैं उस ख़त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त बज़ाते खुद मुबारकबाद है, क्योंकि उन्होंने उस वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है जो पाकिस्तान में न्यूली इलेक्टेड होकर आए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर संभाल रहे हैं। उन्होंने उसमें कहीं पे लीडर ऑफ द अपोजिशन या
किसी और का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिसके साथ चल के काम करने का जिक्र किया है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का किया, तो इटसेल्फ इज़ ए मुबारकबाद। अब जहाँ तक रह गया कि उसके अंदर क्या मंदरजात है, यकीनन हम सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, सारे ममालिक एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं ताकि जो दुनिया में एक बेचैनी है, जो दुनिया में अबतरी है, उसको बेहतर किया जाए और लोगों की बेहतरी के लिए, अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए, अपनी मईशत और माशरत के इस्तेहकाम के लिए इस तरह के पैगामात दिए जाते हैं। तो ये पैगामात यकीनन एक बहुत अच्छा फ़ाल है कि देखिए अमेरिका, आप हमारी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफात हो सकते हैं मगर वो पाकिस्तान दुनिया का एक सुपर पावर है और वो उसके साथ और भी ममालिक के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर वो पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है तो पाकिस्तान को अगर अहमियत दे रहा है तो अपने उसके वज़ीर आज़म के थ्रू अहमियत दे रहा है। खुद ही ये मुबारकबाद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक सर। नाज बलूच साहिबा, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2 तारीख को और ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि जो फैसल वाजा साहब हैं जिनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा, आज़ाद हैसियत में वो सेनेट के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले MQM की तरफ से उनकी हिमायत हुई और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनकी हिमायत करने जा रही है। तो ये ज़रा इस बात की तस्दीक कर दीजिएगा कि क्या पार्टी क़यादत ने अरकान सिंध असम्बली को फैसल वाजा साहब को वोट देने की हिदायत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बिल्कुल फैसल वावडा का जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से है, उनके प्रपोजर और सेकेंडर जो है वो MQM से ही थे और बिल्कुल MQM की सपोर्ट से ही, जो मैं सुन रही थी आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही सुना था कि उनको MQM की सपोर्ट हासिल है। और मैं अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर सकती मेरी पार्टी की जानिब से, इस किस्म की कोई इतलात मेरे पास अभी तक मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे दूं और मैं गलत बयानी या क्या सारा एक से अवॉइड करती हूं। तो मेरा ख्याल है लेट्स वेट फॉर अ डे, वन मोर डे टू गो। और दूसरी बात यह है कि सेनेट इज़ ऑफ कोर्स अ नंबर गेम और लोगों की कोशिश होती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स हो जाएं और किसी तरीके से उसमें कामयाबी हासिल हो। तो कोशिशें होती हैं, सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से इस पर बड़ा एक जो है वो अलायंस भी क्रिएट करती हैं और नंबर्स के लिए जोड़ तोड़ भी करती हैं, कोशिशें करती हैं। तो इट गोज़ ऑन टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त तक इसमें जो है कोशिश जारी होती है। आप कह रही हैं कि एक दिन का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं इस तरह की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद फैसल वाजा साहब को सपोर्ट करने जा रही है। चले हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं, एक दिन बाद की बात कर लेते हैं कि अगर इस मामले पर फैसल वाजा साहब को वोट देने के मामले पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ सकती है, तो सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के मसाइल हल करने के लिए क्यों नहीं आ सकती एक पेज पर? देखिए, सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के मसाइल के लिए सबको एक पेज पे आना चाहिए और यही रास्ता है, वे आउट है। हम तो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि दीगर सियासी जमातें भी सूबे की खिदमत के लिए आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। सिर्फ क्रिटिसिज्म से, एक दूसरे पे तनकीद करके हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। जो हमारे इश्यूज हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो आज और कल के नहीं हैं, वो देरपा बहुत पुराने पेंडिंग इश्यूज हमारे हैं। हमारे जो इशू कराची शहर का, बिलखुसूस शहर का इशू यह है कि हमारे पास आबादी के तनासब से आप देखें तो लगभग 3 करोड़ के करीब आबादी वाला ये शहर है। अब इसके अखराजात भी उतने ही होंगे, इसके जो वसाइल हैं उसके हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बहुत अहम इशू है। और जॉब क्रिएशन जो है उसके लिए कोशिशें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, हर दौर में की। तो मसाइल तो हमारे, जितना बड़ा शहर है, जितनी ज़्यादा आबादी है, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी शहर कराची से कम है। तो ये इतना पॉपुलर सिटी है। इस मेगा सिटी के जो इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट है और रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी उतने ही हैं। इसी हवाले से आप देखें तो दीगर सूबों में निस्बतन ये वाहिद सूबा रहा जहाँ पे लोकल बॉडी के वहां पर जब इस तरह के इश्यूज होते हैं और उस पर वजीर दाखिला की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आते हैं ना, वो बड़े हैरानकुन होते हैं। उस पर मैंने आपसे बात करनी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि जो दीगर सेगमेंट्स हैं उसकी तरफ मैं चली जाऊं। निहाल हाशमी साहब, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब बता रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने कैबिनेट इजलास में IMF शराइत पूरी करने के लिए वज़रा को टारगेट दे दिए हैं और जिनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सर, ये किस तरह से होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ?
देखिए, हर दौर में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं और जाना चाहिए। और आज का दौर अगर डिजिटल दौर है तो यकीनन किसी को मॉनिटर करने के लिए या किसी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उसको परखने के लिए वो सारे टूल्स और वो सारे मीडियम इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर हो और उन वज़ीरों को और उन ज़िम्मेदारों को भी एहसास होता रहे कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है, उनकी कोई निगहबानी कर रहा है और उसे कोई देख रहा है उसकी तो उससे उनके कारकर्दगी बेहतर होगी। और सिर्फ वो कोई गवर्नमेंट ही नहीं देख रही है, अवामुन नाज भी जहाँ पे देखेगी और चाहेगी कि अगर कोई वजारत में कोई चीज़ लूपहोल है और जिसे बेहतर होना चाहिए, जिसमें कमी का या कोई और कोताही है तो उसको दूर किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक मीटर है, बैरोमीटर है जिससे वज़ीरों की कारकर्दगी को ज़्यादा बेहतर तौर पे ठीक किया सके। और फिर अता साहब ही इसके बेहतर शख्स हैं जो इसको मॉनिटरिंग के हवाले से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो इत्तलात के वज़ीर हैं और वो उसकी ज़्यादा बेहतर तौर पे आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज बलोच साहब, इससे पहले हम कराची का तस्करा छेड़ चुके थे। इस वक्त कराची की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, अगर आप सिर्फ 2024 के आगाज़ के 3 महीनों की बात करते हैं तो 50 कराची अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के इन 20 दिनों की बात करते हैं तो तकरीबन 9 से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग हैं जो अपने माल से बेचारे जो है वो गैर महफूज सड़कों पर घूम रहे हैं और किसी भी वक्त वो लुट जाते हैं। 15 साल हो गए, आपकी हुकूमत है, वहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं, अवाम सवाल कर रहे हैं। इतने गैर महफूज, इतनी गैर यकीनी सिचुएशन है वहाँ पर। देखिए, कराची के साथ एक अलमिया, मैं खुद कराची आई हूँ और मैं आपकी बात की नफ़ी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये मामला जो है वो बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम्स जो है उसमें इजाफा हुआ है और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम जो है वो पुलिस की ऐन जिम्मेदारी है। और हमें ये भी पता है कि हर थाने को मालूम होता है कि कहाँ पे, किस गली में, किस चौराहे में या किस घर में चोर और डाकू डकैत जो है वो पनपते हैं और कहाँ रहते हैं, उनको तमाम मालूमात होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे हमें इश्यूज का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, वहीं पर ही पुलिस रिफॉर्म्स की भी सख्त ज़रूरत है। किसी किस्म की भी नेग्लिजेंस की बिल्कुल हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो हमारी पार्टी के हवाले से, हुकूमत सिंध गवर्नमेंट के हवाले से है। लेकिन ये मुआशरती मसला जो है इसका हल बहुत ज़रूरी है। जब एक एक पुलिस स्टेशन को, ये थाने को पहले दिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मंशियात कहाँ बिकता है, ड्रग्स कहाँ बिकता है, चोरी कौन करता है, गैंग्स में कौन मुलव्विस है, ये तमाम मालूमात थाने के पास बराबर होती हैं। तो मैं समझती हूँ जहाँ पुलिस का बहुत अच्छा काम है जिसको हम सराहते भी हैं, सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं, सिंध पुलिस के जवानों ने बड़ी शहादतें भी दी हैं और फ्रंट फुट पे आकर हमेशा जो है उन्होंने मुकाबला भी किया है चीज़ों का और हर किस्म की दहशतगर्दी का। ये वो कराची शहर है जिसने यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा हमने देखा कि लहू लहान होता हुआ इस शहर में हमने जलाओ गिराव की सियासत, हमने नफरत की सियासत बहुत देखा। अब इस शहर में अल्लाह अल्लाह करके अमन जो है वो दोबारा लौटा है। लेकिन इस बयान को आप डिफेंड करेंगे किसी भी तौर पर? जब आपके वजीर ये कह रहे हो कि जब कारोबारी जिंदगी चलता है, जब कारोबार ज्यादा होता है तो वहां पर जराइम भी होते हैं, जराइम भी ज्यादा होते हैं, तो ये कहीं भी आपको लगता है कि इस बयान को डिफेंड करना चाहिए? और कराची के लोग किस तरह देखें इस बयान को? हाँ किरण, देखिए, डेफिनेटली आई कैन ट्रूली फील फॉर द फैमिलीज, जिन फैमिलीज ने अपने जवान खोए। वो जो डिलीवरी बॉय फूड पांडा का अपने घर से निकलकर अपने बच्चों की रोजगार की तलाश में निकलता है और वो अगर जो है निशाना बन जाता है इस किस्म के डकैतों का और वो जान की बाजी अपनी खो देता है, तो मैं उसकी फैमिली के दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। हमें वो तकलीफ जो है उसका एहसास है, उस कर्ब का एहसास है। सिर्फ मुझे नहीं, कराची में हर शख्स जो है वो तकलीफ को फील कर रहा है। लेकिन बात यह है कि देखें, जो आप मिनिस्टर की बात कर रहे हैं और उनके बात का जो पहलू है वो अक्सर जो है हम जब ब्रीफिंग्स लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से तो वहां पर भी हमें जब कंपैरिजन दिए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक की आबादी के तनासब से शहरों की, और हमें ये इस किस्म की ब्रीफिंग्स आगे से दी जाती हैं। ये बात में कोई झूठ नहीं कह रही आपको, ये हकीकत है कि ब्रीफिंग्स दी जाती हैं और फिर बताया जाता है, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि किस मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स का क्या ग्राफ है और आबादी के तनासब से क्या ग्राफ है स्ट्रीट क्राइम्स का और उसको लो करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बट अगेन आई वुड से दैट वी हैव नो जस्टिफिकेशंस फॉर दिस। हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस पे और हम मेक श्योर करेंगे कि इंशाल्लाह
पुलिस रिफॉर्म्स में जितनी बेहतरी ली जाए उसको इफेक्टिवली करने के लिए हम अपनी आवाज जो है विद इन द पार्टी भी उठाते हैं। हमारी पार्टी भी इस मामले के ऊपर कोशिश है। सारे और जी दूसरी बात निहाल यह साहब है कि आपकी हर तरफ आ रही हूं प्लेटफॉर्म मैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ हम देखते हैं वो शारे फैसल से लेकर आप छोटे छोटे इलाकों में चले जाएं, तमाम पुलिस स्टेशन के सामने डबल बैरियर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर कराची के अपने शहरी अगर अपनी गलियों को सिक्योर करना चाहें तो हुकूमत इस चीज की इजाजत नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चोर डकैत हैं उनके लिए महफूज होने के लिए आराम से उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो कराची के शहरियों को खुद भी कुछ करने नहीं दिया जाता है और पुलिस भी ऐसा हमें करते हुए कुछ दिखाई नहीं देती। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं निहाल साहब का कमेंट भी इस पे शामिल कर लूं। जी मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। निहाल साहब 2013 का ऑपरेशन हुआ के ऊपर आप बैरियर्स जी 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 आप कर लें, जुमला कंप्लीट करें। जी आप बात करें। जी मैं ये कह रही हूँ कि हर स्ट्रीट हर सड़क के ऊपर बैरियर्स डालना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमें अपने पुलिस रिफॉर्म्स इतने इफेक्टिव करने हैं कि हर किस्म के स्ट्रीट क्राइम की जीरो टॉलरेंस हो। और आपको पता है कि ये अफसोस की बात है, जब स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो उन्होंने लगातार कई ऐसी वारदातें पहले की हुई निहाल साहब मुझे प्लीज क्राइम्स होते हैं। निहाल साहब का कमेंट शामिल करने दीजिए। इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल निहाल साहब 2013 में जो ऑपरेशन हुआ उसका क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और क्रेडिट लेना भी चाहिए सर, आपकी हुकूमत में हुआ, बेहतरीन काम हुआ। तो सर अभी आप लोग इत्तेहादी हैं, कोई मशवरा दें, कुछ बताएं सिंध हुकूमत को। पिछले 15 साल से कराची जो है वो बदतरी की तरफ जा रहा है मुसलसल स्ट्रीट क्राइम में। तो देखिए अभी किरण अपनी नाज बलोच ने खुद ही अपनी बात में दो सवाल पैदा होता है। एक उन्होंने कहा ये गैर सियासी, ये सियासी चीज़ नहीं। मैं भी मानता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर ये सियासी नहीं है, ये कुल्लियतन एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी मामला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए पुलिस में, तो पुलिस रिफॉर्म में खुदारा ये बात भी डाल दें कि लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। जो अगर कोई लियारी का लड़का ही अगर पुलिस में भर्ती होगा तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा, किसी क्रिमिनल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, वो ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरह कराची पुलिस में कराची के नौजवानों को भर्ती होना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। ये पुलिसिंग पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग है। यहाँ पे ये होता है, जैसे अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ज़िया साहब ने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी होगी। ये आप पैगाम मत दें फिर क्रिमिनल्स को कि आएँ और आप आके कमर्शियल एक्टिविटी को भी सबोटास कर दें। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सोच समझ करके इनको इस पहलू पे गौर करना चाहिए। 49-50 लोग किसी भी शहर में अगर रमज़ान या किसी भी एक महीने में अल्लाह को प्यारे हो जाए तो आप सोचें कि उस शहर के बारे में इंटरनेशनली क्या लोगों के पास वो होगा, राय होगा, कौन आएगा हमारे शहर में इन्वेस्टमेंट करने, कौन आएगा हमारे शहर में तफरी करने के लिए। तो ये एक बहुत संजीदा मसला है, इसको बहुत संजीदगी से लेना है। और अब वक्त नहीं है, इससे पहले कि अवाम खुद निकल आए अपने दिफा के लिए। जो 2013 में ऑपरेशन हुआ था उस सर्च का दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता कराची में? ये जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हैं उनके जरिए, ताकि जराइम पेशा अफराद को लगाम डालें। तो अब बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ अब तो कई लोग नारा लगाते हैं कि शहर का कच्चे का डाकू और पक्के का डाकू, तो ये तो एक बहुत ही सियासी हुकूमतों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान होता है, बदनुमा दाग होता है। देखिए पूरा बुनियादी काम है रियासत की आवाम की जान और माल की हिफाजत करना। बट आई थिंक सर जो आप दोनों मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान साथ मौजूद थे, लेकिन जो भी आपने गुफ्तगू की है, मुझे ऐसा लगता है कि कराची के अवाम जो इस वक्त देख सुन रहे होंगे वो मुतमईन तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो हुकूमत होती है उनसे सवाल करते हैं कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर है, आप ही के कांधों पर है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आज इंतहाई अहम दिन है, उसी की मुनासिबत से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 रमज़ानुल मुबारक। आज रुए ज़मीन से कुरान के ज़ाहिर व बातिन का आलिम रुखसत हो गया, जिसके जाने से रोया है ज़मीन व आसमान। वो हस्ती है शहनशाह विलायत, परवरदा फैज़ नबूवत, शेर खुदा, दामाद मुस्तफ़ा, बिरादर अहमद मुजतबा, अबू तालिब के बरखुरदार, हसन व हुसैन के वालिद बुजुर्गवार, सुसर खलीफा दोम, हैदर कर्रार, साहिब जुल्फ़कार, फातह खैबर व खंदक, हिम्मत व शुजात का पैकर सफ शकन, शमशीर जन, तीर अफगन, खलीफा अमजद, जिन्हें न कोई हरा सका मैदान जंग में, दुश्मन भी इंतज़ार करता रहा सजदा अली का। आज हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है।
अली वो हस्ती जिन्होंने कम उम्री में ही इस्लाम की हक़ानियत को, रसूल खुदा की रिसालत को पहचान लिया और दुनिया को ये बता दिया कि बातिन की आँख रोशन हो तो ज़ाहिरी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली वो हस्ती जिन्हें दोनों जहानों के मालिक ने रहमतुल्लिल आलमीन का दामाद चुना। वो हस्ती जिन्हें रसूल खुदा ने दुनिया में सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला करार दिया। वो हस्ती जिन्हें मुबाहिला में नफ्स रसूल का खिताब मिला। वो हस्ती जिन्हें पैगंबर खुदा ने दुनिया व आखिरत में भाई पुकारा। वो हस्ती जिनकी औलाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद कहा। वो हस्ती जिनके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। अली वो हस्ती हैं जो शब हिजरत आपके बिस्तर पर सोए। अली वो हस्ती हैं जिनके लिए गदीर खुम के मैदान में रसूलुल्लाह अपने हाथों को बुलंद करके फरमाते हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली वो हस्ती जिनका चेहरा देखना भी इबादत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी कसरत के साथ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के चेहरे पर नूर को देखा करते थे। हम आयशा ने इस्तफ़सार किया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हज़रत अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। हम बचपन से मिंबरों से सुनते आए हैं कि अल्लाह के महबूब आखिरी रसूल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दरख्त झुक जाते थे, पहाड़ आप पर सलामती भेजते थे। इस वाक़े का एक पहलू तो यह है कि बेशक अल्लाह के रसूल को सारी कायनात पहचानती थी, जानती थी, खुदा की सारी मखलूक़ात आका करीम के आगे सर झुकाती थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसका रावी कौन है। सलाम करने वाला तो पहाड़ है, वसूल करने वाले रसूल खुदा हैं, लेकिन देखने वाली आँख किसकी है, गवाही देने वाला कौन है? बेशक वो अलीउल मुर्तज़ा हैं। हकीकत यह है कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़ात अक़दस तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातिनी का मखज़न है। तमाम सहाबा कराम आपकी इस शान से आगा और मोतरफ़ थे। आपकी ज़िंदगी नहीं बल्कि शहादत भी मुसलमानों को जीना सिखाती है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, वक्त के सबसे ताकतवर इंसान हैं, तमाम मुसलमान आपके मातहत हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, रियासत के सरबराह हैं, तकरीबन 5 साल मसनद पर होने वाले हैं, लेकिन वक्त नमाज फ़जर होता है तो खलीफा सबसे पहले घर से निकलता है, गलियों में सदा देता है, उठो ऐ लोगो नमाज का वक्त है। न कोई तकब्बुर है, न ताकत पर नाज है, न कुर्सी का कोई भरम है। जैसे ही हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम दर खुदा पर पहुँचते हैं तो इब्ने मुलजिम मलून जहर आलूद तलवार से हमला कर देता है आप पर। आप शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई है। हज़रत ज़ैनब दौड़ती हुई आती हैं, सदा लगाती हैं, हाय अमीरुल मोमिनीन, आपको सहारा देती हैं। तो बदबख्त इब्ने मुलजिम कहता है, मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं अली को मारा है। ये किसी सूरत बच नहीं पाएंगे कि मैंने 1 माह तक तलवार को जहर में तर करके रखा है। ऐसा जुल्म ढाने और वक्त के खलीफा को लहू लुहान करने वाले के साथ क्या सुलूक करना बनता है। लेकिन शान अली देखिए, मौला अली फरमाते हैं इस पर कोई तशद्दुद न करना, ये मेहमान है हमारा, बिस्तर दो इसे, खाना दो इसे, अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसका फैसला करूँगा, इससे बदला लेना है या इसे छोड़ देना है। लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बाद तुम्हें इजाज़त है कि इसे माफ़ कर दो या कत्ल कर दो, लेकिन इसे 1 वार में ही कत्ल करना, क्योंकि इसने मुझ पर सिर्फ 1 वार किया है। इसकी नाक, कान, हाथ, पाँव न काटना। इस शदीद ज़ख्मी हालत में भी उन्हें जालिम का एहसास था। इस हद तक शरीयत की पासदारी की कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। ओहदे और ताकत को अपने लिए नहीं बल्कि मजलूमीन और नफाज शरीयत के लिए चुना। कि आज हमारे हुक्मरानों का मतमा नज़र यही है। अगर हम अपने मकासद को भूल बैठे हैं तो फिर अपने हालात पर न रोएं, क्योंकि ये हमारी ही गफलतों का नतीजा है। अल्लाह पाक हम सब को सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार की ताबेदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।